Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of November 2025. 2 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरा देखेंगे. संडे का दिन है. बहुत ही अच्छा एनालिसिस मैंने किया है. आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. आप लोग से बस उम्मीद ये रहेगी कि आप लाइक शेयर जैसा कर रहे हैं करेंगे. 150 लाइक्स का टारगेट है. देखो 120-30 आप पूरा करवा रहे हैं तो 150 के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी. और मैंने पहले बोला था कि मेरे पास कोई पीआर नहीं है, मेरे पास कोई एसईओ नहीं है, मेरे पास जो हो आप लोग हो. तो प्लीज़ पहुंचाने में मदद करना, लाइक शेयर बजा के करना बढ़िया, और हाइप कर देना. और जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं है अभी तक, वो एक बार पहले वीडियो देख लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कंटेंट आपको ऐसा प्रोवाइड करूंगा जैसा कोई नहीं प्रोवाइड करता. मैंने पहले बताया कि एक सेलेक्टेड स्टूडेंट में और एक नॉन सेलेक्टेड में अंतर होता है. तो जैसे कि मैं चूंकि सेलेक्टेड हूं, तो मैंने जब भी एनालिसिस करूंगा तो आपको कुछ अच्छा ही बता के जाऊंगा, गलत चीजें नहीं बताऊंगा. ठीक है ना. और बिल्कुल मेरा फोकस रहता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है. तो मेरे को मतलब नहीं कि कहाँ पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन हम जो एनालिसिस करेंगे दैट विल बी इन अ वे वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है. तो आप लोग से उम्मीद रहे कि आप करेंगे. नीचे लिंक है टेलीग्राम की, आप ज्वाइन कर लेना जो आपको करना है. इंस्टाग्राम करके एनालिसिस को सबसे पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो कि विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है ना. प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठाए हैं. तो आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इलैबोरेटली डिस्कस्ड डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया. इनमें से कौन से ट्रेवलर थे जिन्होंने डायमंड और डायमंड माइंस को डिस्कस किया. ऑप्शन आपके सामने है, फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्टे टेवर्नियर, जीन दे थेवेनॉट या एबी बार्थलोमी कैरे. तो आपको बताना है कि इनमें से किसने डायमंड्स को डिस्कस किया. 2018 यूपीएससी का ये सवाल है. आसान सवाल है. इसका करेक्ट आंसर है बी, जीन बैप्टिस्टे टेवर्नियर. ठीक है ना. तो एक छोटा सा सवाल मैं और ऐड करता हूं जो कि आप गूगल करके मुझे बताएंगे कि टेवर्नियर जो थे वो किस टाइम पीरियड में इंडिया में आया था. मतलब कौन सा उस समय काल चल रहा था, कौन उस समय रूल कर रहा था जब टेवर्नियर इंडिया आया था. दिस इज द क्वेश्चन टू यू. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. इनमें से कौन सी चीज है जिसने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लेकर के आया. मतलब आपको बताने कुल मिलाकर कि इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं. फर्स्ट लिखा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813. दूसरा लिखा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823. ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी थर्ड है. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें रिलेटेड है विद द इंग्लिश एजुकेशन. ऑप्शन है 1, 2 ओनली, 1 and 3 या 1, 2 and 3. बहुत ही अच्छा सवाल है. अगर आप लोगों ने अच्छे से स्पेक्ट्रम भी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे. अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तो आपको पता ही है कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना शुरू किया था. 1 लाख रुपए अलग से एजुकेशन के लिए लेकर के आए थे, है ना. तो फर्स्ट तो सेलेक्ट हो ही गया. देन थर्ड भी इसके साथ आ गया. ठीक है ना. थर्ड क्यों आ गया? क्योंकि ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट की कॉन्ट्रोवर्सी पूरी यही थी. एंजेलिसिस्ट बोल रहे थे कि हमको इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और ओरिएंटलिस्ट बोल रहे थे कि नहीं, सांस्कृतिक एजुकेशन प्रोवाइड करना है. और सेकंड है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा नाम से भी पढ़ सकते हो. जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है तो उसको पता ही है कि रिलेटेड है इंग्लिश एजुकेशन से. तो 1, 2 and 3. द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 and 3. I hope you got clarity regarding this. Then the third question is again related to education regarding Wood's dispatch. आपको बताना है वुड्स डिस्पैच के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. पहला कह रहा है कि वुड्स डिस्पैच में ग्रांटिन एड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे. सेकंड कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंडेड. एंड थर्ड कहा गया था इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड. तो बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या है. 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. एक बार फिर पढ़ लो, अटेम्प्ट कर लो. लास्ट में जब आप लास्ट इस वीडियो में आएंगे तो मैं ये आंसर दूंगा, लेकिन ये अटेम्प्ट आपके लिए छोड़ता हूं मैं, है ना. एक क्वेश्चन जैसा मैं डेली आपके लिए छोड़ता हूं ना, तो उसमें ये क्वेश्चन है जो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन आंसर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा जब अपन एक बार क्या पढ़ा. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको. अब फ्रंट पेज की एक अनफॉर्चुनेट न्यूज के साथ स्टार्ट करेंगे. 9 किल्ड इन टेम्पल स्टैम्पीड इन आंध्र प्रदेश. अब देखो ये न्यूज ठीक है, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है और डेफिनेटली इट ब्रिंग्स सॉरो टू आवर माइंड्स. बट इसमें कहाँ स्टैम्पीड हुआ है थोड़ा ये देख लेते हैं और लोकेशन देख लेते हैं. तो जो लोकेशन है वो है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल. लिख लीजिएगा आप लोग, वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, जो कि है कासी बुग्गा इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो आप लोग को केवल इस लोकेशन से मतलब है. स्टार्ट करेंगे दूसरी न्यूज जो कि है केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी. तो ये पहले भी हमने बताया था आपको अक्टूबर में, आई थिंक 25-26 अक्टूबर को ये न्यूज आई थी कि 1 तारीख को डिक्लेयर करेंगे. तो कल चूंकि केरला पिरावी डे था. केरला पिरावी डे का मतलब क्या होता है? केरला का फाउंडेशन डे, है ना. केरला, कर्नाटका,
इन सब का कल ही था 1 नवंबर को, है ना। और मध्य प्रदेश का भी रहता है, तो मध्य प्रदेश का भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, दे हैव डिक्लेयर्ड केरला फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है ना। तो ये केरला जो पिरावी कहलाता है, देखो लिखा भी है केरला पिरावी, है ना। तो इट इज द मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट टू डू सो, फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो इससे एसोसिएटेड है। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी इन्होंने देखी कैसे, तो उन्होंने एक्चुअली 4 जो पैरामीटर्स हैं उनको उठाए। एक है फूड, दूसरा है हाउसिंग, तीसरा है हेल्थ एंड चौथा है इनकम। दे वर द डिस्ट्रेस फैक्टर्स विच दे कंसिडर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द एक्सट्रीमली पुअर। तो 4 फैक्टर्स दे आइडेंटिफाइड, फूड, हेल्थ, हाउसिंग एंड इनकम। एंड फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन्होंने फैमिलीज को सॉर्ट आउट कर लिया एंड फैमिलीज के रिगार्डिंग फिर उन्होंने प्लान बनाया, फिर, है ना। तो याद रखना है आपको, 4 फैक्टर्स इन्होंने उठाए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब एक न्यूज यहाँ पर भी है, हाउस होल्ड्स आर पाइलिंग ऑन डेट फास्टर देन क्रिएटिंग एसेट्स। तो ये इंडिया के लिए है ना। इंडिया में अभी आरबीआई का एक डेटा है जिसमें ये बताया कि कोविड के बाद, स्पेशली जो कोविड के बाद है, तो जो एसेट क्रिएशन है बाय द हाउस होल्ड्स, वो इतना जल्दी या तेजी से नहीं हुआ है देन द डेट दे आर क्रिएटिंग, ठीक है ना। तो जो हाउस होल्ड्स हैं, दे आर क्रिएटिंग मोर डेट देन द एसेट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो, द चार्ट शोज टोटल एनुअल लाइबिलिटीज ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स इन लाख करोड़ एंड इंडियन हाउस होल्ड्स आर एडिंग अ मच हायर लेवल ऑफ डेट ईच ईयर। तो अगर आप इंडियन हाउस होल्ड्स का डेट देखें, ये लाख करोड़ में वैल्यू है। तो 19-20 में 7.7 लाख करोड़ था, 20-21 में 7.9 हो गया, 21-22 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन 22-23 में देखो फिर कोविड के बाद 16 लाख करोड़, 18.8 लाख करोड़, 15.7 लाख करोड़। तो दिस इज द डेट डेटा जो कि यहाँ पे लिखा है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है इंडियन हाउस होल्ड्स की, दे आर इंक्रीजिंग अप व्हेन वी कंपेयर दैट टू द जीडीपी। जब जीडीपी में हम देखेंगे तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, है ना। तो आप याद रखिएगा 2019 में लगभग 3.9% ऑफ जीडीपी था, अब 4.7% ऑफ जीडीपी है। तो इंडिया की जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लाइबिलिटीज आर इंक्रीजिंग अलॉट, ठीक है ना। तो बस इस न्यूज में जो था, इसलिए मैंने बताया क्योंकि कई बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में यूपीएससी पूछ लेता है ना, कि रिसेंटली अ डेटा शोज दैट इंडियाज एसेट्स इज इंक्रीजिंग, इंडियन हाउस होल्ड एसेट्स आर इंक्रीजिंग। तो गलत स्टेटमेंट है, इंडियन की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज है यहाँ पे, इंडियाज एग्जिट फ्रॉम ताजिकिस्तान एयरबेस सेटबैक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेटिकली भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द आईनी एयरबेस, जो कि तजाकिस्तान में था। आईनी, AYNI, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक बार फिर आप लोग लिख लीजिएगा इसको, AYNI, आईनी एयरबेस। ये कहाँ पर था? ये आपका तजिकिस्तान में था। तजिकिस्तान कैसी कंट्री है? ये आपकी सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है ना। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो अगर आप पूछो तो इसकी कैपिटल दुशानबे है ना। जिसको नहीं पता वो लिख लेना यहाँ पे, द कैपिटल इज दुशानबे। दुशानबे इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान के बारे में ज्योग्राफिकल फैक्ट ये भी याद रखिएगा, इट्स अ लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्री, इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री। अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दुशानबे इसकी कैपिटल है। और इंडिया ने 2000 के स्टार्टिंग में ही एक एयरबेस यहाँ पे स्टार्ट किया था जिसका नाम था आईनी एयरबेस। आईनी एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन, डेफिनेटली, क्योंकि सेंट्रल एशिया में आपका प्रेजेंस था। एंड अभी 4 साल पहले इंडिया को कहा गया कि आप अपने 4 years ago इंडिया वाज आस्क्ड टू स्केल डाउन इट्स प्रेजेंस इन ताजिकिस्तान, है ना। स्केल डाउन करने के लिए कहा गया 4 साल पहले, और अब वो स्केल डाउन क्या, हमने हट विड्रॉ ही कर लिया। तो वी हैव फाइनली विड्रॉन फ्रॉम द ताजिकिस्तान। इट्स अ सेटबैक फॉर आवर स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। दिस इज व्हाट द जयराम रमेश जी सेइंग कि इट इज डेफिनेटली इट्स अ सेटबैक, है ना। जहां चाइना एक तरफ जिबूती और ऐसी कंट्रीज में भी अपने एयरबेस और ये सब बना रहा है, वैसे में हमारे जो बने बनाए एयरबेस है वहां से भी हम हट जाएंगे अगर, तो फिर बहुत वैसा हो जाएगा ना चीज, है ना। तो दिस क्लोजर मार्क्स इंडियाज ओनली ओवरसीज मिलिट्री आउटपोस्ट। इट इज इंडियाज ओनली ओवरसीज मिलिट्री आउटपोस्ट एंड दिस क्लोजर मार्क्स द एंड ऑफ इंडियाज ओनली ओवरसीज मिलिट्री आउटपोस्ट। एंड हमारी जो की सेंट्रल एशियन प्रेजेंस थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। न्यूज है ऑपरेशन चक्रा 5। तो ये ऑपरेशन चक्रा 5 किसका है? पहली चीज आप याद रखिएगा, इट इज फ्रॉम CBI, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और चक्रा 5 किसके लिए है?
टू टैकल द साइबर क्राइम, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑपरेशन चक्रा 5 इज फॉर टैकलिंग द साइबर क्राइम, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है ऑपरेशन चक्रा 5 से, ये किसका है, सीबीआई का है, एंड ये किस लिए है, टू फाइट द साइबर क्राइम, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। देन आईआईटी कानपुर ट्राइड क्लाउड सीडिंग डिस्पाइट नो क्लाउड्स अलर्ट। अब देखो, जिस दिन क्लाउड सीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, उस दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश लाई जा सकती है। मिथ इसलिए है क्योंकि क्लाउड सीडिंग से बारिश तभी लाई जा सकती है जब क्लाउड्स ऑलरेडी हों। अपन ने उस दिन पढ़ा भी था ये चीज कि क्लाउड सीडिंग का यूज, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि हम क्लाउड सीडिंग करके बारिश लाएंगे, पॉल्यूशन को कम करेंगे, क्योंकि बारिश में पॉल्यूशन कम रहता है, ठंड में बारिश होती नहीं तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो उनका कहना था कि हम पॉल्यूशन कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग से बारिश करा देंगे। बट बिना क्लाउड के क्या बारिश हो सकती है? तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि बिना क्लाउड्स के बारिश नहीं हो सकती। ऑलरेडी आपके पास क्लाउड होने चाहिए, तभी आप सीडिंग के माध्यम से बारिश ला सकते हैं। तो आईआईटी कानपुर ने, आईएमडी ने, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उस दिन बताया 28 अक्टूबर को, जिस दिन ये ट्राई किया गया था, कि आज क्लाउड्स इनसफिशिएंट है टू कोएक्स द आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन लाने के लिए जो क्लाउड्स हैं वो इनसफिशिएंट है। बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो लेकर के जाएंगे 10 किलो सिल्वर आयोडाइड, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट लेकर के जाएंगे और वहां पे बारिश ला देंगे। बट वो फेल हो गया है ना, दे ट्राइड ट्वाइस एंड दे फेल्ड ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये एक आप चीज याद रखिएगा। अब इसमें जो सोल्यूशन यूज होता है, याद रखिएगा 20% सिल्वर आयोडाइड, रॉक सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन होता है, एंड विद द फ्लेयर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड एट शिवकाशी इन तमिलनाडु, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन विच इज यूज्ड, 20% सिल्वर आयोडाइड, रॉक सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट अलॉन्ग विद द फ्लेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एट शिवकाशी, ठीक है ना। तो ये है एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। द फीस्ट ऑफ फीस्ट्स। अब यहाँ पे एक नई तो नहीं बट एक डिश के बारे में था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे वन वर्ड वाले क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसे वन वर्ड टाइप की कोई प्रैक्टिस होगी, कोई खाना होगा, कुछ होगा तो पूछ लेता। तो अगर वाजवान आपसे पूछे, वाजवान, तो याद रखिएगा इट्स अ मल्टी कोर्स ट्रेडिशनल मटन फीस्ट, लिख लीजिएगा, इट्स अ मटन फीस्ट, वाजवान। एंड जो कश्मीर में ये बहुत फेमस है, एंड कश्मीर के कनेक्शंस विद द सेंट्रल एशिया को ये डिनोट करता है। वाजवान नाम की डिश जो है, इट्स अ सिंबल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ट्रेडिशनल मटन फीस्ट, वाजवान आपको याद रखना है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। द वर्ड वाजवान इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 पर्शियन टर्म्स, दो पर्शियन शब्दों से मिलकर के बना है। वाज यानी कि कुक, एंड वान मीनिंग शॉप और प्लेस, ठीक है ना। तो कुक, शॉप और प्लेस इसका मतलब है पूरा। एंड वाजाज जो थे, वाजाज, दे वर द मास्टर शेफ्स, जिन्होंने इस कलिनरी स्किल को गेन किया था थ्रू जनरेशंस एंड ऑल। एंड बहुत डिमांड में रहता है ये, स्पेशली इन द कश्मीर रीजन, याद रखिएगा। इसका मेन इंग्रेडिएंट है लैम्ब। लैम्ब इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस फीस्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यू कैन रिमेंबर दैट। आगे देखिए, हाउ डू स्कैम हब्स इन साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेट। देखो, मैं बिल्कुल ये डिस्कस नहीं करूंगा कि स्कैम हब्स कैसे ऑपरेट करते हैं, बट सिंपल इसमें केके पार्क नाम की एक जगह का मेंशन है, तो आप लोग लिख लीजिए केके पार्क क्या है। केके पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट नटोरियस स्कैम सिटीज ऑन द म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर। ये स्कैम सिटीज में आती हैं, एंड मोस्ट नटोरियस स्कैम सिटी है जो कि म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे आती है। इसका नाम है केके पार्क। इट्स अ मैसिव पर्पस बिल्ट कंपाउंड इन द मायावती टाउनशिप इन कैरन स्टेट, कंट्रोल्ड बाय अजुंता अलाइड बॉर्डर गार्ड फोर्स। बट इतना सब आपको जानने की जरूरत नहीं। केके पार्क अगर आपसे पूछे, मोस्ट नटोरियस स्कैम सिटीज, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर। हाउ इज ऑस्ट्रेलिया सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ट्रेनिंग एआई। अब एक सिंपल सी न्यूज बता रहा हूं क्यों इसमें एआई ऑस्ट्रेलिया की तारीफ की जा रही है। देखो, एक अभी केस चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उनमें ये कहा गया, एक कमेटी के पास गया, कमेटी के पास एक डिस्कशन करने के लिए पॉइंट आया था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए हम कॉपीराइटेड मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं क्या। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो मैंने एक किताब लिखी है, ठीक है, मैंने एक किताब लिखी है जिसका यूज अगर कोई एआई को ट्रेन करने के लिए कराए मुझसे बिना पूछे, तो वो क्या है, कॉपीराइट वायलेशन है कि नहीं है। क्योंकि मेरी किताब है, मेरी किताब का ऐसा मिसयूज कैसे कर सकते हो आप कि आपने किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को सिखा भी दिया और अब वो चाहे तो मेरी किताब का जैसा चाहे वैसा एनालिसिस प्रेजेंट कर सकती है। तो मेरे कंटेंट, यानी जो कंटेंट क्रिएटर था, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, उससे बिना परमिशन लिए आपने उसके मटेरियल का यूज कर लिया, है ना। तो क्या ये कॉपीराइट वायलेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो कहा यह जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में भी कि भाई एआई को ट्रेन करने के लिए इतना एग्जाम्पशन दिया जा सकता है, मतलब एटलीस्ट गिव दिस मच एग्जाम्पशन,
ताकि हम एआई को ट्रेन कर सकें बिकॉज फ्रॉम दैट, है ना। बट ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी ये चीज़ मना कर दी है और उन्होंने कहा नो, विदाउट दी, मतलब बिना, जब तक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो है उसके परमिशन के बिना बुक्स, म्यूजिक, आर्ट वर्क, जर्नलिस्टिक कंटेंट, इसका यूज आप एआई सिस्टम्स को नहीं दे सकते फॉर ट्रेनिंग पर्पज विदाउट ऑब्टेनिंग एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम द क्रिएटर, है ना। तो दिस इज व्हाट हैज द स्टैंडर्ड हैज सेट, ऑस्ट्रेलिया हैज सेट दिस स्टैंडर्ड। बिटवीन फंड्स एंड आइडियोलॉजी, अब यहाँ पे पीएम श्री स्कीम के बारे में 2022 में इंट्रोड्यूस की गई थी, आप सबको पता है। और ये था फॉर मतलब स्कूल्स को एकदम उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए, उनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पूरा मतलब मल्टीपल तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए, इसके लिए एग्जिस्टिंग जो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय थे, है ना, तो इन सबको वो करना था अलग अलग स्टेट से। 3 स्टेट्स थे जो इसको नहीं मान रहे थे, इस स्कीम को अभी तक नहीं माने हैं। उन स्टेट्स के नाम है वेस्ट बंगाल, दूसरा है केरला एंड तीसरा है तमिलनाडु, ठीक है ना। और इनके रीजंस क्या क्या है, तो वेस्ट बंगाल का मेन रीजन है कि 40% फंडिंग जब स्टेट गवर्नमेंट को देना ही है, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो 40% फंडिंग तो स्टेट को देना है, तो फिर पीएम श्री नाम क्यों लगाएं, क्योंकि इस स्कीम के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप कह सकते हैं कि जो स्कूल सेलेक्ट होंगी, मतलब स्टेट्स अपने स्कूल भेजेंगे, फिर उन स्टेट्स को पीएम श्री के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा, तो जो स्कूल सेलेक्ट होंगे उनको अपने नाम के आगे पीएम श्री लगाना पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल का ये कंटेंशन है कि जब फंडिंग 40% स्टेट्स भी दे रहे हैं तो पीएम श्री का नाम क्यों लगाया जाए, ठीक है ना। एंड दूसरा ये कि तमिलनाडु ने ये कहा है कि भाई 3 लैंग्वेज जो फार्मूला जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि एक तरीके से 3 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब है कि इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक तो चलो मदर टंग हो जाएगी, दूसरी इंग्लिश हो जाएगी, और थर्ड लैंग्वेज विल बी the imposition of Hindi and all. This is what the Tamil Nadu is saying. Then Kerala we opposed है PM Shrees on the ground that it showcases the NEP which it says is being imposed by the union government as part of the RSS agenda. केरला का ये कहना था कि NEP जो है वो एक तरीके से imposition of RSS agenda है ना। that is why ये 3 स्टेट्स हैं जो नहीं मान रहे हैं, ठीक है। किलिमंजारो की लोकेशन आई थी, तो ये अफ्रीका में है, आप याद रखिएगा। वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा साइंस के सेगमेंट से। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर है विद मदुरो इन हिज साइट्स ट्रम्प इज बिल्डिंग अप ट्रूप्स इन द करीबियन। अब निकोलस मदुरो, आप सबको पता है कि लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, इनको मारने के लिए बाउंटी लगाई है $50 मिलियन फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज कैप्चर। अब इसको इंक्रीज कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। ही हैड डबल्ड द एग्जिस्टिंग बाउंटी ऑन निकोलस मदुरो एंड ये याद रखिएगा कि ये रीजन जो न्यूज़ में है जहाँ पे अटैक भी किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो रीजन है आपका कैरिबियन वाला रीजन। तो यहाँ पे कैरिबियन रीजन दिखाया गया है। ऊपर आपको यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा होगा और नीचे आपको मैक्सिको दिख रहा होगा, जहाँ आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दिख रहा है। अब ये नीचे आओगे आप, यहाँ पे आपको पनामा दिखेगा, पैसिफिक ओशन पनामा। देन यहाँ पे कोलंबिया दिखेगा, साउथ अमेरिका में पहली कंट्री इधर कोलंबिया है, पनामा, कोलंबिया। देन वेनेजुएला भी आपको दिखेगा सेकंड नंबर पे। उसके ऊपर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे वेस्ट इंडीज वाला पार्ट आएगा, सेंट्रल आपका लैटिन अमेरिका वाला, त्रिनिदाद एंड टोबैगो आपको दिखेगा, हेटी आपको दिखेगा, क्यूबा आपको दिखेगा, बहामास आपको दिखेगा। देन यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट जगह है, तो आप इस मैप को थोड़ा सा देख लीजिए, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं वो भी आप देख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। तो कुछ एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी आपको। आज मैच है इंडिया और अफ्रीका का फाइनल, तो देखिएगा कौन जीतता है इसमें। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, ये आंसर बताना था ना, तो एक बार चलो रिवाइज कर लेते पहले क्या क्या हमने पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ा था पहले हमने ये पढ़ा, ठीक है, लास्ट में पढ़ा, चलो लास्ट देख लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने किस तरीके से निकोलस मदुरो को मारने का प्लान बनाया है वो देखा आपने। दूसरी हमने न्यूज़ देखी थी रिगार्डिंग why 3 states are opposed to the PM Shri scheme. Then ऑस्ट्रेलिया ने क्या AI के बारे में कहा है, और देन हमने के पार्क के बारे में जाना, के पार्क क्या है। फीस्ट ऑफ द फीस्ट वाजवान के बारे में हमने जाना, जो कि एक मटन फीस्ट है ना, याद रखिए ट्रेडिशनल मटन फीस्ट है। वाजा पर्शियन टर्म है, वान पर्शियन टर्म है, कुक प्लेस, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमने पढ़ा था वी स्टडीड अबाउट द क्लाउड सीडिंग जो कि फेल हो गई किस तरीके से। ऑपरेशन चक्रा 5 CBI का हमने पढ़ा। देन तजिकिस्तान में आईनी एयरबेस किसे हमने किस तरीके से एग्जिट किया है वो भी हमने पढ़ा।
एंड देन हमने फ्रंट पेज में केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर सेल्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री हमने पढ़ा. एंड देन हमने श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल जो काशी बुग्गा श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है उसके बारे में जाना है. ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर. आंसर जो है आज का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वुड्स डिस्पैच का, उसका करेक्ट आंसर है 1 और 2. तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसने वर्नाकुलर लैंग्वेज में मीडियम की बात कही थी इंस्ट्रक्शन की, ना कि इंग्लिश में. तो 1 और 2 विल बी द आंसर. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.